हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल बोल्ड लेसन्स की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है बेसिकली भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हमने बात की थी इससे पहले कि फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 11 में। आज लेक्चर नंबर 12 को हम यहाँ पे डिस्कस करके जो टॉपिक है हमारा वो है कि भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण क्या है, यानी कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म को जब हम अपने देश में फॉलो करते हैं, उसकी जो भी मतलब उसकी वैल्यूज़ हैं उसको ऐड करते हुए देश में उसको भी चलाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ देखिए, हमारे देश में इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है एंड प्लस जो यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया है। बट यहाँ पे उसकी क्या क्या फीचर्स है, वो फीचर्स को देखते हुए हमने क्यों अपनी कंट्री में इसको यहाँ पे जगह दी है, भारतीय संविधान में क्यों इसको जगह दी गई है। सो इसके जो फीचर्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, उससे हम इसको डिफाइन करेंगे। सो भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के लक्षणों के साथ साथ एकात्मक संविधान के लक्षण भी विद्यमान हैं। तो संघ को सफल बनाने के कुछ टारगेट होते हैं, उसमें संविधान निर्माताओं ने इन एकात्मक लक्षणों का उसमें इंक्लूड किया है। यानी कि संविधान को हम किस तरीके से उसको लेकर के चलेंगे, आगे हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है, उस लेवल को सोचते हुए, उस डायरेक्शन को सोचते हुए जो संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया है। फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान किसने बनाया है। जो फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के वो B.R. अम्बेडकर जी हैं। तो उन्होंने प्रॉपर उससे दूर दृष्टिकोण रखते हुए, दूर की सोचते हुए उन्होंने ये जो सिस्टम है ये इंडिया में इंक्लूड किया है। तो इंडिया में संघात्मक शासन भी है प्लस एकात्मक शासन भी है। संघात्मक शासन के हमने पिछले लेक्चर में उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया। आज हम बात करेंगे एकात्मक लक्षण की। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कहा था कि मैं एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में हूँ, एक पावरफुल सेंटर हम बनाएंगे, सेंटर गवर्नमेंट बनाएंगे, सेंटर में जो काम करेगी इज़ वेरी वेरी बिग पावरफुल। बट वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निर्मित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए जो हम केंद्र को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक D.N. बैनर्जी है, उनके कुछ यहाँ पे उन्होंने मत दिया है, उनका अपना खुद उनका स्टेटस है इस चीज़ को लेकर के। B.R. अम्बेडकर की जो बात लिखी है उन्होंने, सो उस चीज़ को लेकर के उन्होंने यहाँ पे बताया है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय, एक फेडरेशन से, एक फेडरल है, किंतु उसका जो झुकाव है वो एकात्मक की ओर है। यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है, वो जो हम पहली क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है वो यूनिटरी फॉर्म में ही इंटरेस्ट है उसका। सो फिर वे विद्वान जो भारतीय संविधान को पूरी तरीके से संघात्मक नहीं मानते हैं, वो अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग अपने पॉइंट देते हैं कि हम संघात्मक नहीं मानेंगे। वो क्यों नहीं मानेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इकहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। सो भारतीय संविधान का सबसे एकात्मक शासन का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण माना जाता है वो ये माना जाता है कि भारतीय संविधान में हम सबको एक सिंगल सिटीजनशिप मिला हुआ है। उसका कहने का मतलब ये है कि आप देश में कहीं पर भी चले जाओ, आपको जो नेशनलिटी है वो आपकी इंडियंस रहेगी। स्टेट वाइज आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते। आपकी आइडेंटिटी ही, जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, आपका वोटर ID कार्ड, आपका आधार कार्ड, उसमें जो नेशनलिटी होती है उसमें इंडियंस होगा इंक्लूड। जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे जो नेशनलिटी लिखी जाती है वो इंडियंस लिखी जाती है। किस वजह से? सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे इकहरी नागरिकता को वहाँ पे रखा गया है। सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो पूरी तरीके से उसको जैसे डिवाइड किया गया है स्टेट वाइज यूनिट की तरह, उसको मतलब सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया गया है। बट वहाँ पे पूरी तरीके से जो कंट्रोल किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में उसको वहाँ पे कंट्रोल किया गया है। ये दूसरा फीचर्स है। तीसरा यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी कि इक्वेलिटी, ये जो जॉइंट जुडिशरी पावर है, जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, तो यहाँ पे दोहरी, देखिए अमेरिका में तो होती है दोहरी न्याय व्यवस्था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के कानून को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था होती है। ठीक है, कि स्टेट में किस तरीके से रूल रेगुलेशंस को मेंटेन करना है या सेंट्रल लेवल पे कौन से रूल्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या होती है, दोहरी न्याय व्यवस्था होती है। अमेरिका में दोहरी न्याय व्यवस्था है। अमेरिका में राज्यों के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट में भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो बिल्कुल एकीकृत है, यानी कि वो उसमें इक्वेलिटी है, वो बिल्कुल सिंगल है,
उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है। भारतीय संघ की न्याय व्यवस्था के शिखर पर, यानी कि टॉप पर, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्टैब्लिश किया गया है और अन्य राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय की ब्रांच के रूप में, सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच के रूप में हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है। तो इन पर कंप्लीटली रूप से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन पर क्षेत्राधिकार रखता है, वो अथॉरिटी रखता है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जो जुडिशरी सिस्टम है इसको कंट्रोल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। यानी कि अमेरिका की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, बहुत सारे फेडरल स्टेट हैं जिसमें इकाइयों का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। यानी कि अमेरिका में यूनिट वाइज कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में संघ और राज्य के लिए, सेंटर और स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों को उसी का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेट भी अगर वो उसके पास पावर है तो वो अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए उसको कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं दी जाती, कोई उसको अधिकार नहीं है। देश का एक ही संविधान है, उसको हर तरीके से हर एक बंदा जो इस देश में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से है, उसको कॉन्स्टिट्यूशंस का पालन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट 5 पॉइंट है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार। जब हम बात करते हैं कि जो राज्य की सीमाएं होती हैं उनको अगर बढ़ाने की बात करें या उनको घटाने की बात करें, या कि जो बड़े बड़े राज्य होते हैं उनमें से अलग अलग राज्यों को डिवाइड करने की बात करें, तो सबसे इसमें पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है, संसद। और संसद किस लेवल पे काम करती है? सेंट्रल लेवल पे काम करती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एकात्मक शासन का जो लक्षण होता है वो यही होता है कि सीमाओं में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, वो सेंटर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट है कि संविधान संशोधन में केंद्र शक्तिशाली होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस में जब भी अमेंडमेंट होता है तो वो स्टेट वाइज नहीं होता है। स्टेट की कोई भी प्रॉब्लम होती है लेकिन सुनी वो पार्लियामेंट में जाती है। किसके थ्रू सुनी जाती है? कोई भी MP MLAs होते हैं वो अपने एरिया की कुछ बातें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पार्लियामेंट में लेकर के जाते हैं। जो पावर्स होती है फाइनली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और संविधान में जब भी संशोधन होता है, कुछ भी नया ऐड होता है, कुछ भी नई चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, तो प्रॉपर रूप से वहाँ पे जो सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। यानी कि इकोनॉमी बेस पे पूरी तरीके से उनका जो डिपेंड होता है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है। कोई भी आपदा आती है, कोई भी सिचुएशन से कोई पॉलिसीज बनानी है, वहाँ पे पूरी तरीके से वो फंड, जो पैसा दिया जाता है, जो अनुदान दिया जाता है, वो कहाँ से मिलता है स्टेट को? वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ही मिलता है, केंद्र सरकार से ही मिलता है। तो यहाँ पे केंद्र के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स है, इसलिए हम इसको एकात्मक शासन की ओर सबसे ज़्यादा रखते हैं और यही इसका एक मेन फीचर्स होता है। स्टेट को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होता है पैसा, तो उस पैसे को वो कहाँ से लाएंगे? केंद्र से मांगेंगे। यहाँ पे कि आर्थिक दृष्टि अगर हम इकोनॉमी डायरेक्शन से भी देखें तो स्टेट पूरी तरीके से डिपेंडेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए, जितने भी राज्य हैं वो अपना जो उनके पास ऐसा कोई भी राइट्स नहीं, कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को संघ से, केंद्र से अलग करके रखें। राज्य के पास पावर जरूर है लेकिन उन पावर का वो यूज़ करेगा सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अधीन रह करके। यहाँ पे वो अपना खुद का कोई स्टेट या खुद को अपने एक देश की तरह वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता है। वो पूरी तरीके से कंट्रोल वहाँ पे होता है उसका केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हर एक राज्य को वहाँ पे चलना होता है। वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं केंद्र सरकार के वो सारे के सारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति या वो अपॉइंट किया जाता है। वो किस लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि राष्ट्रपति स्टेट वाइज जा करके वो काम नहीं करते हैं। तो वो ध्यान रखना कि CM या जो भी वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो सही तरीके से काम कर रही है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी ब्रांच की तरह वो वहाँ पे काम करता है। तो राज्यपाल क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है, वो CM के थ्रू अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, वो सीधे प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजंस है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट का, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपातकाल में एकात्मक, यानी कि अगर इमरजेंसी आती है, फॉर एक बहुत बड़ा एग्जांपल इस समय पेंडेमिक सिचुएशंस का है, कोविड है, तो यहाँ पे सारे फैसले कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट के ऊपर भी छोड़ सकती है यहाँ पे, क्योंकि स्टेट अपने हिसाब से इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इसमें कानून बनाने हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जहाँ पर आपातकालीन स्थिति हो जाती है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो वहाँ पर भी जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही होता है। फाइनल जो डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद वो स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दे देती है कि आपको किस तरीके से काम करना है इस सिचुएशंस में। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड,
जैसे संघीय शासन व्यवस्था वाले जो देश होते हैं, जो फेडरेशंस वाले, जो फेडरल गवर्नमेंट वाले जो देश होते हैं, वो समस्त जो यूनिट होती है राज्यों को संसद में, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में अपने बराबर बराबर प्रतिनिधित्व देने का जो अधिकार है वो प्राप्त है। लेकिन भारत में देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री हो गई है ना, कि जो मैंने एग्जांपल में बताया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये अपने लेवल से, अपनी जो पॉपुलेशन से होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे उनको वो अधिकार दिया हुआ। लेकिन भारतीय संघ में जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम है उसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। राज्यों के क्षेत्रफल, जो भी राज्य का एरिया है, और जनसंख्या के आधार पर उनका असमान प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है। यह भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही एक प्रतीक माना जाता है। एंड लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर केंद्र का एकाधिकार। तो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मामले बनते हैं, चाहे बात पॉलिसी की करते हैं या फिर एग्रीमेंट की करते हैं, या यूँ कहे कि किसी से सबमिशन, सेशन, G20, दुनिया भर के एग्रीमेंट होते हैं, किसके आधार पर होता है? ये प्रॉपर रूप से केंद्र सरकार के आधार पर होता है। केंद्र ही इसमें काम करती है। स्टेट यानी कि जो राज्य होते हैं, जो प्रोविंस होते हैं, वो जो प्रांत होते हैं, वो बेसिकली इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, या यूँ कहे कि उनका ये काम ही नहीं है। तो यहाँ पे जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक मेन फीचर्स ये भी माना जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मीटिंग्स अरेंज करनी है, अटेंड करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारा का सारा केंद्र का अधिकार होता है उसमें। सो गाइज, आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट लगेगा। आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पहली बार अटेंड कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।